नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। नए संवत की शुरुआत हो चुकी है और नए निवेश की शुभ शुरुआत करनी है तो किन कैटेगरी, किन फंड में निवेश करने से बनेगा आपका पोर्टफोलियो दमदार, इसी पर करने वाले हैं आज हम खास चर्चा। हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अनिल चोपड़ा हमारे साथ है, उनका परिचय करा देते हैं। ये है ग्रुप डायरेक्टर फाइनेंशियल वेलबींग बजाज कैपिटल। अनिल जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में और दीपावली के इस पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। नए संवत की शुरुआत के साथ नई जो बिगिनिंग्स कहते हैं वो कई लोगों ने की है और हमारा बस एक छोटा सा प्रयास है कि उन लोगों की मदद करें जो निवेश की शुभ शुरुआत करना चाहते हैं इस दीपावली के साथ। मैं अनिल जी आपसे सबसे पहले जानना चाहती हूँ कि आपकी नज़र में वो कौन से ज़रूरी लक्ष्य हैं, कौन से ज़रूरी पड़ाव हैं जो किसी भी निवेशक की ज़िंदगी में आते हैं, जिनको खास तौर पर जिन पर गौर करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। धन्यवाद स्वाति, और आपको भी और सब दर्शकों को भी दीपावली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ, देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने कि हर एक इंसान की जिंदगी में हमने अपने अनुभव में ये पाया कि 5 ऐसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं जो कि जरूर आते हैं हर एक इंसान की लाइफ में और उम्र के डिफरेंट पड़ाव पे आते हैं। इनकी अगर हम गिनती करें तो पहला तो आता है अपने बच्चों की एजुकेशन को लेके, क्योंकि जो बच्चे आजकल एक दो ही होते हैं और उनकी हायर एजुकेशन में सभी का पेरेंट्स का सपना होता है कि वो उनको अच्छी से अच्छी पढ़ाई, उनको डॉक्टर इंजीनियर बनाएं या उनको बाहर भेजें, उसके लिए अच्छी खासी रकम की चाहिए होती है। सो चिल्ड्रन एजुकेशन जो है वो एक पहला इंपॉर्टेंट आर्थिक लक्ष्य होता है। उसके बाद जो आता है वो उनकी शादी का आता है। तो अभी भी हमारे समाज में जो पेरेंट्स हैं हमारे, वो जिम्मेदारी लेते हैं कि अपने बच्चों की शादी वो धूमधाम से करेंगे, उसके लिए वो रकम जोड़ना शुरू कर देते हैं। जब बच्चा पैदा ही होता है या छोटा ही होता है, 2 साल 5 साल का ही, तो थोड़ा थोड़ा सोना लेना, थोड़ा पीपीएफ में डालना, थोड़ा सिप करना, उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। चाहे शादी 22 साल में, 25 साल में, 30 साल में हो, उसमें भी अच्छी खासी रकम चाहिए होती है। तो बच्चों की शादी एक दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण आर्थिक लक्ष्य है। फिर तीसरा लक्ष्य जो है वो सभी को बहुत प्यारा है, वो है अपने सपनों का घर। हर एक की एक कामना होती है कि भाई हम अपना अपने हिसाब से, अपने परिवार के साइज के हिसाब से एक अपना घर बनाए। सपनों का वो हो सकता है कि 1 BHK हो, 2 BHK हो, 3 कमरों वाला हो, बालकनी वाला हो, किसी बड़ी बिल्डिंग में 10वीं मंजिल पे हो, या समुद्र के किनारे हो, नदी के किनारे हो, या पेड़ या पहाड़ों में हो। तो ऐसे मतलब हर एक का अपने का सपनों का घर होता है और उसके लिए भी लोगों को अच्छी खासी रकम चाहिए होती है। छोटे बड़े शहरों में तो 75 लाख 1 करोड़ से कम कुछ आता नहीं है। और अगर आप रहते हैं किसी महानगर में, जैसे मुंबई, दिल्ली, पुणे, कलकत्ता, बेंगलोर वगैरह, तो वहां तो 2-2 करोड़, 2.5 करोड़ तक के मकान आते हैं। तो उसके लिए भी बहुत जल्दी ही तैयारी करनी पड़ती है, इवन उसके लिए लोन भी लेना पड़ता है। वो तीसरा बड़ा गोल हो गया। चौथा जो गोल है आर्थिक लक्ष्य स्वाति, वो हमारे हिसाब से अब एक ऑलमोस्ट एक जरूरी चीज बन गया है, एक स्टेटस सिंबल है। मैं बात कर रहा हूँ कार की या गाड़ी की। तो ये भी सब चाहते हैं कि 30-35 साल की उम्र हो नहीं, उसके पहले ही 1-2 बच्चे हो जाएं, तो साथ में गाड़ी भी हो जाए, ताकि घूमने फिरने का भी आसानी हो जाए और ऑफिस में जाने के लिए भी वो भी एक बड़ा लक्ष्य होता है। उसके लिए भी 8-10-15 लाख रुपए चाहिए होते हैं। और स्वाति, फिर आता है 5वां सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा लक्ष्य, और वो है हमारी रिटायरमेंट प्लानिंग का। तो चाहे आपकी उम्र 25 की है या 35 की, चाहे आप 45 के हो गए या 52 के, रिटायरमेंट के बारे में तो जितना जल्दी सोचा जाए उतना ज्यादा अच्छा है। क्योंकि रिटायरमेंट आजकल जो पीरियड है वो लंबा होता जा रहा है। रिटायर तो हो जाते हैं हम 58-60 में, लेकिन जीने की तैयारी सभी की है कि हम एक शतक लगाएंगे, कम से कम 100 साल जिएंगे, 105 नहीं तो वो जो एक लंबा पीरियड है 60 से लेकर 90, 95, 100 तक का, उस लंबे पीरियड में देखिए महंगाई भी होगी और छोटे मोटे कुछ बीमारी वगैरह भी आ सकती है। इसके अलावा सबने बहुत लंबी लिस्ट बनाई होती है कि भाई हमने यहाँ जाना है, हमने 4 धाम यात्रा करनी है, हमने सिंगापुर जाना है, हमने अलास्का क्रूज करनी है, बच्चे बाहर जाकर सेटल हो रहे हैं, उनके पास जाने के लिए हमें टिकट के लिए पैसे चाहिए। तो ये सारे बड़ी वजह होती है कि रिटायरमेंट प्लानिंग भी बहुत बड़ा लक्ष्य होता है। तो स्वाति, ये है आपके प्रश्न का उत्तर कि 5 महत्वपूर्ण लक्ष्य: चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन मैरिज, अपना सपनों का घर, एक गाड़ी और रिटायरमेंट प्लानिंग। बिल्कुल, तो 5 बड़े लक्ष्यों की बात की अनिल जी आपने। हमारे साथ हमारे एक और खास मेहमान शो में शामिल हो चुके हैं, अमित कुकरेजा.com के फाउंडर अमित कुकरेजा। अमित, बहुत स्वागत है और आपको भी दीपावली के इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। यही चर्चा हम कर रहे हैं कि कैसे इस त्योहार, इस दीपावली और ख़ास तौर पर नए संवत को और भी ज़्यादा खास बनाया जाए। बड़े लक्ष्यों की हमने चर्चा की। कहा जाता है कि किसी भी बड़े लक्ष्य से पहले अपने इर्द गिर्द एक
सुरक्षा घेरा बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है और उसमें रिस्क प्लानिंग का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। हम यहाँ पर स्वाभाविक तौर पर इंश्योरेंस प्लानिंग की बात कर रहे हैं और इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही ऐसे पड़ाव होते हैं किसी की भी जिंदगी के, वो पूछ कर नहीं आते हैं। तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ, ये जो दोनों रिस्क प्लानिंग के जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो आयाम है, इनको पूरा करने के लिए किसी को कैसी शुरुआत करनी चाहिए? इमरजेंसी हो गई, इंश्योरेंस। जी, श्योर श्योर स्वाति, तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, इमरजेंसी फंड जो है वो आज की लाइफस्टाइल का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है, क्योंकि हमारी लाइफ में इमरजेंसीज की जो अकरेंस है वो बढ़ चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, जॉब लॉस होना। अगर आप बड़े शहरों में रहते हैं तो आप देखेंगे जॉब्स की लॉन्जिविटी छोटी होती जा रही है। प्राइवेट सेक्टर में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज चेंज हो रही हैं। कभी कभी अपॉर्चुनिटीज बड़ी टेम्पररी सी होती हैं और आपकी क्वालिफिकेशंस बड़ी हाई एंड होती है, तो आपका सेटिस्फैक्शन भी कभी कभी कम हो जाता है, तो आप मूव ऑन करना चाहते हैं। अगर एम्प्लॉयर से आप खुश नहीं है या एम्प्लॉयर आपसे मूव ऑन करना चाहता है अगर वो आपकी एम्प्लॉई स्टेटस से खुश नहीं है। तो जो जॉब लॉस सिचुएशन है या जॉब ट्रांजिशन सिचुएशन है, उसकी फ्रिक्वेंसीज बढ़ने से ये हो गया है कि आपके पास इमरजेंसी फंड की सिग्निफिकेंस बढ़ती जा रही है। तो आपको ये बहुत जरूरी है समझना कि आपके पास 6 महीने, 9 महीने, 10 महीने या 24 महीने का एक्सपेंस सेट असाइड है किसी सिक्योर, किसी लिक्विड, किसी लो रिस्क इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में या किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में जहां से आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। दूसरा, इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस। हालांकि लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ की जो लॉन्जिविटी है बढ़ती जा रही है, लाइफ इंश्योरेंस भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ की कोविड टाइप सिचुएशंस तो कभी भी बगैर बताए आ सकती हैं। लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस में क्या हो गया स्वाति कि आपका जो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस है, जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है, जो हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट है मेट्रोज में या टीयर 2 टाउन्स में, वो बहुत बढ़ चुके हैं। तो उनको आपको एक अच्छा सा सिक्योर इंश्योरेंस प्लान लेके आपको अपने उस रिस्क को प्रोटेक्ट करना है, वो रिस्क जो आपकी सेविंग्स को उड़ा सकता है। तो अगर आपके पास एक अच्छा मेडिकल इंश्योरेंस है तो आपकी सेविंग्स इंटैक्ट सेफ रहेंगी, आपका इंश्योरेंस प्लान उसको कवर करेगा। मेट्रोज में है तो करीब 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, छोटे शहर में है तो आप 10 से 15 लाख का इंश्योरेंस लीजिए। सुपर टॉपअप जरूर लीजिए, उसमें जब आपका बेस डिडक्टेबल अमाउंट एग्जॉस्ट हो जाता है तो आपका सुपर टॉपअप का कवर आ जाता है, वो आपको सपोर्ट करता है, वो आपकी इंश्योरेंस के रिस्क, हेल्थ के रिस्क को मिटिगेट करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इंश्योरेंस और कंटिजेंसी फंड अपनी लाइफ स्टेज, अपनी एज और अपनी जॉब सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए डिजाइन कीजिए। ये पर्सनलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, ये कॉपी पेस्ट नहीं किया जा सकता। तो आपको अपने करियर को इवैल्यूएट करना है, आपको अपनी हेल्थ कंडीशंस को इवैल्यूएट करना है, आपको अपने एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस को इवैल्यूएट करना है, अपने डिपेंडेंट्स को इवैल्यूएट करना है कि कितने डिपेंडेंट्स हैं और क्या रिस्क हो सकता है उनकी डे टू डे लिविंग में अगर आपका जॉब लॉस हो जाए या आपकी हेल्थ इश्यूज हो जाए। तो इन फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए आप अपना ये जो स्ट्रक्चर है इसको स्टैब्लिश कीजिए। बिल्कुल। और किसी के भी निवेश के सफर पे जो अल्प विराम होता है वो या तो कोई मेडिकल इमरजेंसी या किसी भी तरीके की इमरजेंसी, ये ही दो स्थिति ला सकती है, उसके अलावा आपको कोई रोक नहीं सकता। और सबसे अच्छी बात फाइनेंशियल प्लानिंग की ये है कि ऐसी स्थिति में भी चाहे कोई भी इमरजेंसी आ गई, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी है या फिर कोई बाहर के कारणों की वजह से इमरजेंसी आई है, आप उसके लिए भी तैयारी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको पहले से ही प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। इसका प्रावधान फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत बखूबी दिया गया है। अनिल जी, किसी की भी पोर्टफोलियो में इस वक्त आपकी नज़र में एक होलसम जो पोर्टफोलियो होता है, कौन से स्कीम्स का एक कहते हैं ना जैसे बुके या गुलदस्ता बनता है, वो होना चाहिए जिसमें स्वाद हर किसी स्कीम का हो या हर किसी एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट का हो? एक मोटा मोटी एक ब्रॉडर व्यू में आपसे पहले जानना चाहती हूँ। हाँ देखिए, अगर इसका हम साधारण सा उत्तर दें तो जिसकी भी उम्र काम करना स्टार्ट कर दिया 22-25 साल में और 65 साल से कम किया, उसमें बहुत बड़ा एक हमारी सोसाइटी का हिस्सा आ जाता है। उन सबके लिए हम सलाह देते हैं कि कम से कम 5 ऐसी स्कीमें या इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हर एक के पास होनी चाहिए
और उसका क्या अनुपात हो और क्या उसका अमाउंट हो, वो एक अलग डिस्कशन का पॉइंट हो जाता है। बट पहले हम बता देते हैं कि 5 ऐसी, जैसे आपने बताया कि गुलदस्ते के कौन से वो फूल हैं जिससे कि आपकी जिंदगी जो है वो खुशियों से महकती रहेगी। ये 5 हैं, अगर इनकी शुरुआत करें, पहला है म्यूचुअल फंड सिप्स, दूसरा है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तीसरा है एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, चौथा है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जिसकी अभी बात भी करी अमित जी ने, और पांचवा है एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान। और इन सब के बारे में हम डिटेल में बात कर सकते हैं। देखिए, जो म्यूचुअल फंड सिप्स हैं उससे तो आपके छोटे बड़े कई गोल्स पूरे होते हैं, जैसे कि बच्चों की एजुकेशन हो गई, बच्चों की शादी हो गई, अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग हो गई। इसी तरह से जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है वो क्योंकि आपको सेफ रिटर्न देता है, सेफ्टी भी चाहिए, रेगुलर उसमें जो इंटरेस्ट आता है वो टैक्स फ्री भी होता है, और क्योंकि उसकी अवधि लंबी होती है, उसमें अनुशासन आ जाता है, तो वो रिटायरमेंट प्लानिंग में बहुत ज्यादा काम आता है। और घर बनाने के लिए भी जब आपको 15-20 साल के बाद पैसे चाहिए, वहां पे भी काम आता है। जो एनपीएस है, जैसे नाम ही बता रहा है, नेशनल पेंशन स्कीम, तो उसमें पेंशन का प्रावधान हो जाता है। तो उसमें जो 60 साल से 100 साल तक का जो लंबा आपका पोस्ट रिटायरमेंट जो गोल्डन ईयर्स है, वो उसको डायमंड ईयर्स में बदल देता है। तो वहां पे आपकी पेंशन की प्लानिंग हो जाती है। और जो हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस जो चौथे और पांचवें हैं, उनकी तो हम उनकी इंपॉर्टेंस की जितना व्याख्यान कर पाए उतना कम है। जैसे हम स्वाति पहले भी बताते आए हैं प्रोग्राम में कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसकी जो प्रक्रिया है वो एक घर के बनाने के जैसे है। तो जैसे कभी जब भी इंसान कोई घर बनाता है, सबसे पहले नींव डालता है। नींव के बिना घर खड़ा नहीं हो सकता है। ये नींव ही जो है वही हेल्थ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, तरह तरह के जो इंश्योरेंस प्लान्स हैं, कम से कम ये 3 तो जरूर होने चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, वो नींव बनती है। फिर जब नींव बना दी आपने, तो 4 जो दीवारें खड़ी करनी होती हैं वो होती हैं इन्वेस्टमेंट्स की दीवारें। उसमें आ जाते हैं गोल्ड, इक्विटी, डेट, जैसे हमने बताया, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड, सिप्स वगैरह। तो चारों दीवारें खड़ी हो गई, आपका आधा मकान बन गया, पूरा नहीं हुआ। छत डालनी है, छत जो है वो रिटायरमेंट प्लानिंग है, वो आती है आपकी एनपीएस, पीपीएफ वगैरह से। उसके बाद जब छत भी डाल दी आपने, तो आगे घर पे एक दरवाजा जरूर लगाना है जिससे कि चोर ना आ जाए, उसको बंद भी करना है, तो वो है टैक्स प्लानिंग। तो टैक्स प्लानिंग भी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, तरह तरह के इन्वेस्टमेंट्स, डेट, इक्विटी, गोल्ड वगैरह के साथ में रिटायरमेंट प्लानिंग की अगर पूरी एक डॉक्यूमेंट बना के उसकी लक्ष्य को निर्धारण करके उसकी बैकवर्ड कैलकुलेशन करके उसके लिए काम करना शुरू कर देते हैं, और साथ में टैक्स का भी ध्यान रखते हैं कि कम से कम टैक्स जाए और टैक्स कंप्लायंट रहे आप, तो एक आपका बहुत बढ़िया शानदार सपनों का घर तैयार होता है। साथ ही साथ आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो ये कुछ सिंपल सी भाषा में कुछ हमने आपको स्टेप्स बताए जिससे आपको सारी तरह के निवेश का भी सम्मिलन हो जाता है, और साथ ही आपकी लाइफ भी जो है वो एक वरी फ्री, केयर फ्री, स्ट्रेस फ्री, लॉन्ग, जॉयफुल, एनर्जेटिक, ऊर्जा भरी हो जाती है। बिल्कुल सर। तो आपने बताए वो ऐसे जरूरी स्तंभ, वो ऐसे ज़रूरी इन्वेस्टमेंट के जो इंस्ट्रूमेंट जिसे हम कहते हैं, जैसे कि आप अपने निवेश में 4 चांद लगा सकते हैं। अमित, क्योंकि यहाँ पर जिक्र किया म्यूचुअल फंड का, अनिल जी ने इसमें सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की यहाँ पर बात हुई, तो अगर सिप को ही साथी बनाना है तो शुरुआत कैसे की जाए? है तो बहुत बेसिक सवाल, लेकिन लोग सबसे ज़्यादा ये जानना चाहते हैं कि अगर मुझे पहला निवेश करना है तो मैं कितने अमाउंट से शुरू करूं, कहां पर इन्वेस्टमेंट करूं, तो मेरा पहला जो पैसा है, शुभारंभ हो, वो किस तरफ जाए? जी बिल्कुल। देखिए, मैं हर यंग प्रोफेशनल को ये बोलता हूं कि आप अपना पहला करोड़ जल्दी से जल्दी बनाएं। पहला करोड़ जल्दी से जल्दी बनाने का मतलब है कि क्योंकि आप यंग हैं, आप लाइफ में रिस्क ले सकते हैं, आप इन्वेस्टिंग जल्दी शुरू करें, और इन्वेस्टिंग रिलेटिवली हायर रिस्क म्यूचुअल फंड्स में करें, जहां पे आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग 1 करोड़ मार्क इज अचीव्ड फास्टर। क्योंकि एक बार आपने अपना पहला करोड़ एक्यूमुलेट कर लिया और फिर उसको आपने कंपाउंडिंग के लिए छोड़ दिया, तो वो हर 6 साल में अगर 12% का रिटर्न मिल रहा है, वो डबल होगा। तो अगर आप 40 साल में पहला करोड़ एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो 46 में 2 हो जाएंगे, 52 में 4 हो जाएंगे, और आपके 58 में वो 8 हो जाएंगे। उस 40 के बाद आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। अगर आप उसमें से पैसे निकाल नहीं रहे हैं, तो वो हर 6 साल में या 7 साल में डबल होता रहेगा, और आप 40 साल की इन्वेस्टिंग की मेहनत का फल 60 साल पे बहुत अच्छा काटेंगे और उसको एंजॉय करेंगे। अब उस इन्वेस्टिंग को शुरू करने के लिए फॉर्मूला कैसे है? तो फॉर्मूला आपको क्या है? पहले तो आप सिंपल इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। हम सबको पता है कि निफ्टी इंडेक्स और एचडीएफसी सेंसेक्स इंडेक्स के जेनेरिक म्यूचुअल फंड्स हैं जहां पे आप इन्वेस्ट करेंगे, और अगर आप इन इंडिसेस का पास्ट
ग्रोथ पैटर्न देखें और इस फैक्ट को आप नजरअंदाज ना करें कि हम नंबर 5 जीडीपी हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में। तो हम लोग नंबर 5 हैं, अगले 2-3 साल में हम 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जर्मनी, जापान और इंडिया का जो क्रॉसओवर पॉइंट है वो बहुत क्लोज है। तो हम एक दूसरे को क्रॉसओवर करते रहेंगे अंटिल वी बिकम 6 ट्रिलियन और मोर। तो हम लोग एक बहुत ही ग्रोथ इकोनॉमी है, हमारे प्रोफेशनल्स बहुत यंग हैं, हमारी अर्निंग करने वाली जो पॉपुलेशन है वो बहुत यंग है, मतलब कि हमारे पास पोटेंशियल इतना ज्यादा है इंडेक्स इन्वेस्टमेंट करके पैसा बनाने का। अभी तो मैं एज एन इन्वेस्टर बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप इकोनॉमी की ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो हमारे पास मैसिव पोटेंशियल है इस ग्रोथ का। तो हमारा इंडेक्स आराम से 10 से 12% ग्रो करेगा गिवन द फैक्टर्स जो मैंने अभी आपको बताया। तो आप इंडेक्स फंड से शुरू करें, जब उनसे कंफर्टेबल हो जाएं 2-3 साल, फिर आप मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू करें, जब उससे कंफर्टेबल हो जाएं उसके 2-3 साल बाद आप फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करें। अगर आपको लगता है कि आप इन इन्वेस्टमेंट्स की वॉलेटिलिटी को अभी से ही टॉलरेट कर सकते हैं, आप सिक्योर हैं फाइनेंशियली, आपके पास पेरेंट्स का सपोर्ट है, तो आप अभी से ही फ्लेक्सी कैप, मिड कैप और इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें। ये इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो इंडियन ग्रोथ इकोनॉमी का बहुत ही सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल रखते हैं आपके पोर्टफोलियो में। और इस पोर्टफोलियो को आप जरूर किसी गोल से टैग करें। अगर आप किसी गोल से इस इन्वेस्टमेंट को टैग नहीं करेंगे तो आप अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट्स को चर्न करते रहेंगे और आप मिस्टेक कर बैठेंगे और आप अपने मेहनत से, इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन से जो पैसा एक्यूमुलेट किया होगा वो खो बैठेंगे। तो प्लीज इंश्योर आप बहुत डिलिजेंटली इन्वेस्टिंग हैबिट को स्टैब्लिश करें और उसको किसी गोल से जो 6 साल, 10 साल, 14 साल, 20 साल आज से दूर है उससे टैग करें, या एक सिंपल सा गोल बना लीजिए, बाय 40 आई वांट टू एक्यूमुलेट 1 करोड़। तो नया संवत, नया निवेश, कैसे करें निवेश का शुभारंभ, निवेश का शुभ लाभ, इस पर कर रहे हैं खास चर्चा। अमित चोपड़ा, माफ कीजिए, अमित कुकरेजा हमारे साथ है और अनिल चोपड़ा जी से हम खास बातचीत करें। अनिल जी, एक जो पूरा एक कॉन्सेप्ट है जिस पर हम बार बार लगातार चर्चा करते हैं, जो एक मूल आधार होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का, एसेट एलोकेशन। मैं आपसे समझना चाहती हूं कि एक ऐसा निवेशक जिसका पहले से पोर्टफोलियो बना हुआ है, उसको क्या इस समय पर, खासतौर पर दिवाली के आसपास या नए संवत में, अपने एसेट एलोकेशन की समीक्षा करनी चाहिए, या बदलाव का सही समय क्या होता है किसी एसेट एलोकेशन में? हाँ, देखिए, एसेट एलोकेशन यानी कि अपने टोटल निवेश को डिफरेंट टाइप के एसेट्स में बांटना। पहले तो सब दर्शकों को बता दें कि जो एसेट्स ब्रॉडली 4 तरह के होते हैं, डेट, इक्विटी, गोल्ड और रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पे हम प्रॉपर्टी को अलग छोड़ देते हैं, 3 की बात करते हैं जो सभी निवेशक जिनमें हिस्सा ले सकते हैं, कि डेट, इक्विटी और गोल्ड। गोल्ड में आपने निवेश करना है तो फिजिकल गोल्ड में भी कर सकते हैं, दिवाली के मौके पे, धनतेरस पे भी लोग इसको शुभ भी मानते हैं। लेकिन आजकल प्रचलन बढ़ता जा रहा है बड़ी स्पीड से कि आप डिजिटल गोल्ड या पेपर गोल्ड में भी निवेश करें, और वो भी अच्छा एलोकेशन का हिस्सा ही है। और उसका जो एक स्टैंडर्ड फार्मूला है वो ये है कि अपनी कुल जमा सेविंग्स का 10% यानी 10% जो है वो आप गोल्ड में डालें। फिर रह गए 2 बड़े बड़े एसेट्स जो हैं, डेट और इक्विटी। डेट में आ जाते हैं डिपॉजिट्स, बैंक एफडीज, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, बॉन्ड्स तरह तरह के, जैसे फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, और इसके अलावा पेंशन के जो प्लान्स होते हैं, और पोस्ट ऑफिस की स्कीमें, किसान विकास पत्र, एनएससी, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम वगैरह, ये एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। और इक्विटी, जैसे अभी बात करी अमित जी ने भी, हमने भी बताया कि इक्विटी में ब्रॉडली हम सजेस्ट करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के जरिए, सिप्स के जरिए तरह तरह की स्कीमें होती हैं, लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, इंडेक्स फंड्स वगैरह। तो ये जो डेट, इक्विटी और गोल्ड का जो अनुपात है, ये हर एक इंसान के लिए सेम नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, हमारा ये मानना है कि जो रिस्क लेने की एपेटाइट है वो थोड़ी थोड़ी बदलती जाती है। तो इसका जो एक स्टैंडर्ड सा सिंपल फार्मूला है वो ये है कि आप 10% तो करें गोल्ड में, और 100 में से अपनी उम्र घटाएं, उतने % आपको करना चाहिए इक्विटी में। यानी जैसे कि अगर आपकी उम्र अभी 30 साल की है, आप अभी यंग है, अभी आपने काम करना स्टार्ट किया है, आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो 100 में से 30 घटाया 70%। 70% जो है प्रतिशत आपकी सेविंग्स का जाना चाहिए इक्विटी में, और ब्रॉडली थ्रू म्यूचुअल फंड सिप्स, 10% गोल्ड में, वो भी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स या गोल्ड म्यूचुअल फंड या गोल्ड ईटीएफ के जरिए, और बाकी जो बचा है 20% वो आप बांटिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड या जो दूसरी पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम वगैरह। फिर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, मान लीजिए आप 50 साल के हो गए, तब इक्विटी आपका कम हो जाना चाहिए, 50% आ जाना चाहिए,
गोल्ड वही रहेगा 10% और डेट बढ़ के हो जाएगा 40%। और जब आप रिटायरमेंट के नजदीक आ जाएंगे तब 40% रह जाएगा इक्विटी। अगर आपके फैमिली में कोई बुजुर्ग है जो 80 साल के हो गए हैं, उनको भी कम से कम 20%, 100 में से 80 घटाएं अगर, तो इक्विटी में उनका निवेश होना चाहिए। इक्विटी म्यूचुअल फंड के जरिए 10% गोल्ड में जो हमेशा 10% रहता है, और बाकी जो है वो डेट में। तो ये जो एक सिंपल सा फॉर्मूला स्वाति हमने आपको बताया कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे आप इक्विटी में अपना अनुपात कम करते जाएं, डेट में बढ़ाते जाएं, गोल्ड को रखें बरकरार। तो हमारा ऐसा मानना है कि इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप अपने सारे आर्थिक लक्ष्यों को बहुत आसानी से पा सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। आपको आर्थिक निर्वाणा की प्राप्ति हो सकती है, आपको आर्थिक मोक्ष की अनुभूति हो सकती है। लेकिन यहाँ पे अनुशासन बहुत जरूरी है, और ये समझना जरूरी है कि जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन, जैसे आपने एसेट एलोकेशन की बात करी, एसेट एलोकेशन के साथ साथ इतना ही महत्वपूर्ण एक और प्रिंसिपल है, वो है डाइवर्सिफिकेशन का। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफर करता हूं अमित जी से। अमित जी ने इंडेक्स फंड्स की बात करी। इंडेक्स फंड जो है वो एक तरह के पैसिव फंड्स हैं, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि आप अपने म्यूचुअल फंड शिप्स को डिवाइड करें 5 तरह के फंड्स में। 2 लार्ज कैप फंड्स होने चाहिए, एक मिड कैप फंड होना चाहिए, एक मल्टी कैप, और जो 5वां स्कीम है या 5वीं सिप है, 5वां फंड है, वो इंडेक्स फंड या कोई वैल्यू फंड या कॉन्ट्रा फंड हो सकता है, ताकि आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट भी मिले, साथ ही एसेट एलोकेशन भी। तो स्वाति, डेट, इक्विटी और गोल्ड, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है इक्विटी कम करते जा रहे हैं, डेट बढ़ाते जा रहे हैं, गोल्ड में लगातार बने रहना है। तो ये है एसेट एलोकेशन का फार्मूला। बिल्कुल बिल्कुल। और दो एस्पेक्ट जिसको किसी भी एक नए निवेशक को अमित समझना जरूरी है, जिससे कि आने वाला जो निवेश है वो बहुत ही किसी भी टेंशन फ्री रहे। एक तो ज्यादा कर्ज नहीं लेना, दूसरा अपने खर्चों पर कंट्रोल करना, क्योंकि जो नए निवेशक हैं, जो कि नई पीढ़ी है, वो पाना हर कुछ चीज़ जल्दी चाहती है, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहती। तो दो एस्पेक्ट्स पर एक क्विक रिएक्शन आपका। एक तो कर्ज का बोझ कम करने के लिए टाइमली क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, और दूसरा जैसे मैंने कहा कि खर्चों की प्लानिंग के लिए महीना दर महीना किस तरीके के स्टेप्स लेने चाहिए। जी जी, तो थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड स्टैब्लिश करता हूँ स्वाति। जो मॉडर्न जनरेशन है वो फाइनेंशियली एक सिक्योर जनरेशन है। मोस्टली आप देखेंगे बड़े शहरों में मॉडर्न जनरेशन के पास फाइनेंशियल बैकिंग है पेरेंट्स की। तो ये जनरेशन इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागती है, मतलब तुरंत उनको सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, और अगर वो कमा सकते हैं तो वो तुरंत खर्च करके उस ग्रेटिफिकेशन को पाना चाहते हैं। और द फैक्ट कि आप हर चीज इस समय अपने क्रेडिट कार्ड के ईएमआई पे या किसी और ईएमआई पे ले सकते हैं, वो उनकी ड्रीम को रियलाइज करने की पॉसिबिलिटी को भी बढ़ा देती है। तो ये जो आजकल का जो एक लाइफस्टाइल है या जो इकोसिस्टम है जहाँ पे लिक्विडिटी बहुत इजीली अवेलेबल है एक बोरोअर को, और लिक्विडिटी एक इजीली अवेलेबल है एक वेल टू डू फैमिली के बच्चे को, क्योंकि उनके पेरेंट्स खर्च कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जनरेशन थोड़ी सी रेस्टलेस है। आईक्यू भले ही शार्प होगा लेकिन इनका ईक्यू नहीं बिल्डअप हो पा रहा है, क्योंकि ये किसी भी प्रोसेस को नर्चर करके, उसको डिले करके, उसके आउटकम तक हासिल करने तक वेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इनका जो इस वाली जनरेशन का जो टारगेट गोल होना चाहिए कि हम अपने ईक्यू को कैसे बढ़ाएं, हम अपने आईक्यू को कैसे ईक्यू से मैरी करके एक बेटर अचीविंग इंडिविजुअल बने लाइफ में। तो कोशिश सबको ये करनी चाहिए, इस जनरेशन को जो बिलोंग करते हैं या कोई भी ऐसा जनरेशन जिनको लगता है कि वो लोन लेके तुरंत अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं, कि एक लिमिट बनाए कि हम हर महीने इतने % ऑफ इन हैंड सैलरी का हिस्सा ईएमआई में नहीं जाने देंगे, और इतने % ऑफ इन हैंड सैलरी का हिस्सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए रखेंगे, और जो बीच में बचेगा वो मेरी करंट प्रेजेंट लाइफस्टाइल को फंड करेगा। अब ये नंबर जेनेरिक नहीं है स्वाति, ये वेरी करते हैं क्योंकि आपकी इनकम्स वेरी करती हैं, आपकी एज वेरी करती हैं, आपके गोल्स वेरी करते हैं। अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो आप छोटा सा रूल स्टैब्लिश कर सकते हैं कि मैं 30 रुपए से ज्यादा ईएमआई नहीं दूंगा हर महीने, और मैं 40 रुपए से ज्यादा अपना फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे बीच में 30-40 रुपए चाहिए जो मेरी करंट लाइफस्टाइल को फंड करते हैं। और दूर के गोल्स में एजुकेशन है, हाउस परचेज है, रिटायरमेंट है। तो ऐसे एक सिंपल सा सेग्रीगेशन रूल स्टैब्लिश करके आप अपना फाइनेंशियल फ्लो को बना सकते हैं।
बिल्कुल। तो अपने निवेश के सफर को आगे बढ़ाना, छोटे छोटे टिप्स बताए, बहुत धन्यवाद करेंगे अमित और अनिल जी, आप दोनों का ही हमारे साथ आज के इस खास कार्यक्रम में, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।